Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about techniques of capital budgeting और ये जो आपके जो मैं कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ ये सब के सब नेट सेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एग्जाम हैं उसके पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। हमें काफी सारे क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि हमें ऐसे लगता है कि हमारी जो टेक्सचुअल बुक थी कोर्स बुक्स थी एम कॉम बी कॉम की उनके अंदर हमें मिलते ही नहीं है वो क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से होते हैं, ये अलग से बुक्स होती हैं। तो उनके अंदर से मैं ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के ऊपर आपके लिए थ्योरी पार्ट लेके आई हूँ मैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब जैसे कि हम जानते हैं, मैं ज़्यादा बेसिक में मतलब उसमें नहीं जाऊंगी जो हमें ऑलरेडी पता है। मैं डायरेक्ट ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होते हैं, उसके लिए ज़्यादातर दो मेथड होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं। पहला होता है डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया, दूसरा होता है नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। ये शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है? डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है? मैं बताती हूँ आपको। तो डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट या ऐसे मेथड्स विच टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी की जो टाइम वैल्यू होती है ना, क्योंकि मनी जो होता है एज द टाइम इंक्रीजेस। जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि अब जो ये एग्जाम्स दे रहे होंगे वो जब छोटे होंगे, 10 रुपए की उस समय कितनी ज्यादा वैल्यू होती थी। हम 10 रुपए के अंदर भी बहुत सारी चीजें लेके आ सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे 100 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है। हम बाहर जाते हैं तो सीधे ही 500 का नोट खर्च हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि विद द पासेज ऑफ टाइम जो वैल्यू होती है मनी की वो डिक्रीज होती जाती है, राइट? ये हमें देखने को मिला है नॉर्मली। तो ऐसे मेथड्स जो इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करने में हेल्पफुल रहते हैं, उनको हम डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया बोलते हैं। नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया इसका मतलब क्या हुआ? जो इग्नोर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, बस उसके अंदर ये बताया जाता है कि ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया के अंदर आता है एनपीवी, बेनिफिट कॉस्ट रेशो और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया में आता है पे बैक पीरियड और ARR, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर एनपीवी मेथड। इसके अंदर जो ऑलरेडी मुझे पता है कि आपको पता होगा, वो सारी जानकारी मैं थोड़ी एक बार के लिए इग्नोर करूंगी। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चन वो पार्ट में उठा के लेके आई हूँ। ठीक है, आई होप ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके। और अगर हेल्पफुल रहता है, कहीं पे भी काम आता है, तो आप मेरा चैनल ढूंढ के मुझे कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ये मैंने स्टैंडर्ड बुक से सारा मटेरियल कलेक्ट करके आपके लिए लेके आई हूँ मैं। ठीक है, तो एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले मैं इसका एक ब्रीफ आपको दे देती हूँ। ये मेथड क्या बोलता है कि हम आने वाले समय में एक प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी कैश फ्लोज जनरेट होंगी, कि हमें देने हैं जो वैल्यूज, है ना, कैश फ्लोज जो होंगी हमारे पास, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, इट इज यूज टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस दैट इन्वॉल्व्स कैश फ्लो अकरिंग ओवर मल्टीपल पीरियड्स। जो हमारे कैश फ्लो होंगे मल्टीपल पीरियड्स के लिए, उनको इवेल्युएट करने के लिए। द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है एक प्रोजेक्ट की, इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, पहली चीज हमने क्या देखी? एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द सम ऑफ जितने भी प्रेजेंट वैल्यू में, जैसे कि मैं 2 साल बाद जो कितना खर्चा करने वाली हूँ उसकी आज की वैल्यू क्या बोलती है, कितनी होती है, तो उन सबका सम दैट आर एक्सपेक्टेड टू अकर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। आज के टाइम पे वो कितना खर्चा दर्शा रही है उसके अंदर, कि हमें कितना खर्चा देना पड़ेगा या कितना वापस आएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने ये चीज फिर भी पढ़ी होगी। अच्छा, अब एक फॉर्मूला है, हम लोग नॉर्मली क्या करते थे इसके अंदर, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू मतलब कैश इनफ्लो माइनस में आउटफ्लो ये कर देते थे। लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला भी एग्जाम्स में देखने को मिला है, इसका हमें डिकोडिंग पता होनी चाहिए कि ये क्या बोलता है। तो ये एनपीवी का फॉर्मूला है, ठीक है, जो जनरली
आपके एग्जाम्स में, अब जो जिस लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हो उसमें यूज किया जाता है। इसको हम लोग डी कोड, पहले देख लो, पढ़ लो, इसको लिख लो। अब मैं समझाती हूँ इसमें क्या कह रहा है। सिग्मा टी इक्वल्स टू 1 n टाइम्स। अब इसका मतलब ये है कि टाइम 1 से शुरू होता है आपका 1 साल से, और वो कहीं तक भी जा सकता है, वो प्रोजेक्ट कितना भी साल का हो सकता है, तो n इसीलिए लिखा हुआ है। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब वो टाइम उस हिसाब से ही होगा जो यहाँ दे रखा है आपने, अपॉन में 1 + r रेज टू पावर t। कहने का मतलब है ये है आपके पास जो डिस्काउंटिंग रेट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बारे में है। और कितने टाइम तक, जहां तक आपकी, देखो यहाँ पर जितनी कैश फ्लो हो रही होगी उतनी टाइम तक आपके पास उस रेट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करती जानी है। ठीक है, ठीक है। माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये तो हमें समझ में आता है। तो देखो ये आपने देखा नहीं होगा या कम देखा होगा, ये आज आपने अच्छे से देख लिया है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। इसका मतलब एक एनपीवी के ऊपर हमें एक डिस्काउंटिंग रेट ऑलरेडी पता होता है, तभी तो हम इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि बहुत नॉर्मल से एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। आप नॉर्मल जो कैलकुलेशन करते हो वो अलग है, मैं बस इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि हमने नॉर्मली सारी चीज पढ़ी हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाली बुक्स में जो जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं वो घुमा फिरा के होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईयर जीरो, जीरो ईयर इंडिकेट क्या करता है, आज हमने कितना खर्चा किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, और आने वाले सालों में जो जो कैश जनरेट हुई वो ये वैल्यू है। एनपीवी निकालने के लिए हम उनका सम कर देंगे अपॉन में 1 + जो 10% था, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये मैंने शॉर्ट्स में डाला था। हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक तो आर और एक के ई। ठीक है, जितना एक कंपनी कमाती है उसको हम आर बोलते हैं, और जितना उसको इन्वेस्ट करना होता है उसको हम के ई बोलते हैं। समझ में आया। तो इट रिप्रेजेंट्स द नेट बेनिफिट ओवर एंड अबव द कंपेंसेशन फॉर टाइम एंड रिस्क। आपने टाइम और रिस्क को देखते हुए कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपने जो टाइम दिया और रिस्क लिया, इसका कंपेंसेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीवी बोलते हैं। वो आज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट यही है प्रॉपर्टीज। मैंने आपके लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों इंक्लूड किए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीवी, ये आपको पता होना चाहिए कि एनपीवी आर एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होता है, एनपीवी कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रोडक्ट्स। कि आज के टाइम पे वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होती है, जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसे लगा रखे हैं वो कितना पैसे जनरेट करके देखिए, वही तो हमारा फ्यूचर में मतलब हमारी वैल्यू ऑफ द फॉर्म है। इसी तरीके से फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके ऊपर कितना एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अब आगे देखो, व्हेन अ फर्म टर्मिनेट्स एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर कोई एक फर्म आज किसी प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को क्या कर देती है, टर्मिनेट कर देती है, बीच में ही छोड़ देती है। क्यों, क्योंकि इट हैज अ नेगेटिव एनपीवी। नेगेटिव एनपीवी एक बात बताओ होगा ही कब, जब आपके पास खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा कमाई से, राइट। कमाई कम होगी तभी तो होगा नेगेटिव एनपीवी। तो अगर ऐसा फर्म करती है बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस। इस केस में आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात तो समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, बस ये हटा देगा, चार ऑप्शन दे देगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, उतनी ही रहेगी, या नन ऑफ दीज, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आया। ठीक है, लाइक वाइज व्हेन अ फर्म अंडरटेक्स अ न्यू प्रोजेक्ट दैट हैज नेगेटिव एनपीवी, उसकी अमाउंट वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पर इंटरमीडिएट जो कैश फ्लोज है इन्वेस्टेड एट द केई। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है इसके अंदर, ये कह रहा है कि जरूरी थोड़ी ना कि आपके पास जो कैश फ्लो होती है एट द एंड ऑफ द ईयर ही जनरेट होती, बीच बीच में भी तो कोई आपके पास पैसा आ सकता है ना। तो अगर ऐसा कोई पैसा आपके पास आता है, आप क्या करते हो, उसको तुरंत ही केई की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अमाउंट के ऊपर ही खर्च कर देते हो, मतलब उसको लगा देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, ताकि आपके पास पैसा आता रहे। ओके, नाउ एनपीवी कैलकुलेशन परमिट्स टाइम वेरिंग डिस्काउंट रेट। अब एनपीवी की मदद से अगर आपके डिस्काउंट, आप एक बात बताओ, प्रोजेक्ट का रेट हमेशा सेम थोड़ा ना लगेगा कि 10%, 10%, 10%। नहीं, आपके पास वेरिंग हो सकती है, तो उस केस में आप एनपीवी की यूज कर सकते हो उसकी कैलकुलेशन। ये तो हो गए एडवांटेज और एप्लीकेशंस। लिमिटेशंस क्या होती है इसकी,
तो एनपीवी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब आप किसी को रिलेट करके नहीं निकालते हो, इसमें परसेंटेज नहीं निकलती है, ये इग्नोर करता है परसेंटेज, इसमें केवल एक डेडली वैल्यू आती है बस एब्सोल्यूट टर्म के अंदर, ठीक है। और एनपीवी रूल डज नॉट कंसीडर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें कितने साल तक, मतलब कितना लंबा प्रोजेक्ट है ये तो कंसीडर ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना कि जन्म जन्म तक चलता रहे प्रोजेक्ट और इससे आप समझ रहे हो, नहीं, ये ऐसा प्रोजेक्ट आपको थोड़ी ना लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है जिनके अंदर डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, डिफरेंट लाइफ्स है आर बीइंग कंसीडर्ड, द एनपीवी रूल इज बायस्ड इन फेवर ऑफ द लॉन्गर, मतलब ये बोलता है कि भाई लॉन्गर वाला उठाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है, जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आप वो वाला यूज करोगे यहाँ पे। तो यार गाइस ये था आपका एनपीवी। ऐसे ही मैं और वीडियोस लेके आऊंगी, इसके बाद हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे विच इज बेनिफिट कॉस्ट रेशो, जिसको हम क्या बोलते हैं वो आप मुझे उसमें बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कि बेनिफिट कॉस्ट रेशो कौन सा रेशो होता है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।